नमस्कार साथियों। साथियों आज हम बात करेंगे वाक्य के बारे में। मैंने हिंदी के बहुत सारे टॉपिक मैंने पढ़ा दिए, अगर आपने नहीं देखा है तो जाके प्लेलिस्ट में देख लीजिए, है ना? तो वाक्य क्या होता है ना? इसके बारे में चर्चा करेंगे। मैंने शब्द के जितने मतलब शब्द मैंने पढ़ा दिया है ना? शब्द के बाद शब्दावली जो बची है उसको मैं पढ़ाऊँगा ही पढ़ाऊँगा, पहले वाक्य कंप्लीट हो जाए। तो वाक्य होता क्या है इसके बारे में चर्चा करेंगे, है ना? तो सबसे पहली विशेषता ये होनी चाहिए कि वाक्य होता क्या है इसके बारे में चर्चा करना चाहिए। तो छोटी-सी बात है, मैं बताता हूँ। देखिए, वाक्य का मतलब क्या होता है कि 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर वाक्य बनती है। अब शब्द कैसे बनता है, सारी चीज़ें मैंने पहले ही बता दी, उसके बारे में डिस्कस करना ही है। देखो जैसे मान लिया कोई एक शब्द है, ठीक है? मान लिया इधर एक शब्द है, ठीक है? तो अब ये शब्द मतलब जुड़ करके सार्थक समूह मतलब जैसे मान लिया मैं कुछ भी लिख दूँ, जैसे मैंने लिख दिया राकेश, उसके बाद में एक लिख दिया घर और उसके बाद में लिख दिया जाता, है ना? फिर ऐसे करके है ना? तो एक क्रमवार तरीके से बन गया एक वाक्य, ठीक है? तो ये तो सभी लोग जानते हैं संभवतः, हाँ, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंट कहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं उसके बारे में डिस्कस करूँगा, ठीक है? तो सबसे पहली बात बता देता हूँ। देखिए, मैं वाक्य की परिभाषा क्या लिखने की ज़रूरत होती है? मैं लिख देता हूँ ऐसे, कोई बहुत बड़ी बात नहीं होती है। मैं लिखता हूँ वाक्य, है ना? तो वाक्य की परिभाषा यदि आप चाहते ही हो लिखना तो मैं लिख ही देता हूँ। देखो, मैं लिख ही देता हूँ। यह भाषा का सबसे बड़ा अंग होता है, ठीक बात? और यह 2 या 2 से अधिक शब्दों से मिलकर वाक्य बनते हैं, इतना जानते हो। और क्या कहते हैं भाव व भावार्थ के आधार पर देखा जाए तो भाषा का सबसे छोटा जो है अंग जो है क्या होगा? ये वाक्य होगा, ठीक है? तो जैसे मान लीजिए पूरी डिटेल इसमें बताया है, इसमें कोई बहुत बड़ा दिक्कत वाली बात तो है नहीं, ठीक है? और कुल मिला के ये होना चाहिए कि यह शब्दों के सार्थक समूह से, है ना? शब्दों के सार्थक समूह को वाक्य कहा जाता है। मतलब सार्थक का मतलब एक क्रमवार तरीके से लिखा जाए, नहीं तो फिर अगर मान लिया जैसे मान लिया शब्द यहाँ जैसे यहाँ हमने शब्द लिखा है, लेकिन जब वाक्य में पिरोया जाएगा तो शब्द को पद बोला जाएगा। जैसे मान लिया मैं कुछ लिखता हूँ, मैंने लिखा मान लिया रवीश, है ना? तो मैंने लिखा रवीश क्या है? रवीश मान लिया कुछ खेलता है, रवीश क्रिकेट खेलता है ना? तो क्रिकेट फिर उसके बाद में खेलता है ना? खेलता है, ठीक बात? इतना तो आप जानते ही, ठीक बात? अभी मैं लिख दूँ जैसे इस क्रम को मैं इधर मतलब इधर-उधर कर दूँ, जैसे तीसरा या चौथा क्रम है। अगर मान लो मैं ऐसे लिख दूँ है रवीश, है ना? या ठीक है? तो आपको ये बातें समझ में नहीं आएगी, है ना? मैं लिखूँगा रवीश, है ना? रवीश उसके बाद मैं लिखूँगा है रवीश खेलता है क्रिकेट, तो ये क्या हुआ? मतलब ये क्रम गड़बड़ हो गया ना, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि क्रम मतलब एक शब्दों का सार्थक समूह, यानी अब ये जो ये रवीश है इसमें पिरोया गया है तो इसको पद कह सकते हो या पद ही कहोगे, ठीक है? पद। और अगर सिंगल लिखा जाएगा रवीश अलग जगह तो उसको शब्द बोला जाएगा, बस इतनी सी बात होती है यहाँ पे, ठीक बात? तो क्या यही सब हमको सिखाने आए थे? नहीं, 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 ये बात नहीं है। ये सब तो मैं बता ही रहा हूँ। प्रश्न कहाँ से पूछे जाते हैं वो मैं बता रहा हूँ, ठीक? शब्द पूछते कहाँ से, वाक्य आप जान ही गए हो। तो ये थोड़ा-सा मैं इसको यहाँ ठीक है, अब मैं करता हूँ क्या? वाक्य, ये वाक्य लिखा है, ठीक है? के प्रकार, है ना? इसको मैं जला दूँ? जला दीजिए। ठीक है, अब वाक्य के प्रकार क्या होते हैं? लो बात सुनो, तो कर लो बात, वाक्य के प्रकार। मैं बात बता रहा हूँ, देखिए कोई नहीं, चलो ठीक है, लिखा ही देता हूँ। रचना देखो, मैं मतलब जो एनसीईआरटी डेटा मतलब मैं एनसीईआरटी को ही फॉलो करता हूँ और क्योंकि यही से प्रश्न पूछे जाते हैं, तो मैं जो भी होगा वही मैं बताऊँगा ही बताऊँगा, है ना? तो रचना इसको कह सकते हो या बनावट कह सकते हो ना, बनावट, रचना, बनावट, संरचना जो भी मतलब आप इसका पर्यायवाची शब्द है, पर्यायवाची मैं तो पढ़ाऊँगा हूँ, है ना? संरचना के आधार पर वाक्यों के प्रकार, है ना? तो कितने हैं? 3 प्रकार के हैं, ठीक है? 3 लिखा मैंने, ध्यान रखना, ठीक बात? अब तीनों में एक बार लिखाऊँगा तो है ही है, जैसे मान लिया मैंने कहा सरल वाक्य, है ना? ये सरल वाक्य और क्या कहते हैं, दूसरा है सरल के बाद में मिश्र है, मिश्र, सरल मिश्र और संयुक्त यही तो होते हैं, सरल मिश्र, है ना? मिश्र है और वाक्य लिख देता हूँ, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य और तीसरा है संयुक्त वाक्य, है ना? संयुक्त वाक्य, ठीक बात? ये बात होती है। तो मैं इन तीनों का मैं चर्चा करूँगा और उसके बाद में देखो, ये तो मैंने एक चीज़ इसके आधार पे बता दी, ठीक बात? दूसरी बात बता देता हूँ, ठीक है? इसी में बता देता हूँ, चलो कोई नहीं। अर्थ के आधार, है ना? आधार पर वाक्य, है ना? अर्थ के आधार या अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार, है ना? वाक्य
ये प्रकार कितने प्रकार हैं? मान लीजिए ये कितना जानो तो 8 प्रकार हैं। 8 पढ़ाऊँगा, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक बात? तो सबसे पहले मैं रचना या बनावट के आधार पर वाक्यों को देख लूँगा, उसके बाद में अर्थ के आधार पर। अभी 8 मैं यहाँ लिखाऊँगा नहीं, जब ज़रूरत पड़ेगी तब लिखाएँगे, नहीं तो टाइम मतलब इसमें ही कोई वो नहीं होगा, ठीक बात? तो मैं सबसे पहला ही काम क्या करूँगा कि रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के प्रकार लिखूँगा, तो पहला मैं लिखूँगा मैं सरल वाक्य, है ना? तो सरल वाक्य, ठीक बात? सरल वाक्य, बात को समझो, बात को समझाओ तो समझें। इसकी परिभाषा लिखता हूँ, ठीक बात? वह वाक्य, वह वाक्य जिसमें एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता। ये उद्देश्य विधेय कौन सी बला है बताऊंगा। एक उद्देश्य तथा एक ही विधेय, विधेय, एक के उद्देश्य तथा एक ही विधेय होता हो, है ना, होता हो तो वह संयुक्त वाक्य होगा। अब दिक्कत कहाँ पे आ गई? इसमें और इसमें, ये टर्म्स हमें नहीं मालूम, कोई बात नहीं, मैं बताता हूँ। उद्देश्य, ठीक बात? उद्देश्य वाक्य में प्रयुक्त जो है कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है? जो कर्ता ही होता है उसी को उद्देश्य कहते हैं, है ना? उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता और कर्ता का विस्तारक भी शामिल किया जाता है। अभी बात समझ में नहीं, जैसे मैं एग्जांपल दूंगा तो बेहतर समझ में आएगा, ठीक बात? तो इसकी परिभाषा मैं लिख ही देता हूँ, कह रहा हूँ कि मैं वाक्य में प्रयुक्त, ठीक है, कर्ता, है ना? देखो मैंने कहा वाक्य, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता को ही उद्देश्य कहा जाता है ना? तो मैं कह देता हूँ कर्ता को उद्देश्य, उद्देश्य, है ना, कहा जाता है, ठीक बात? ये तो बात हो गई। लेकिन अभी मैं बात बता देता हूँ कि दिक्कत क्या है। अभी आप समझ वो मतलब ये लैंग्वेज थोड़ा-सा टफ है, लेकिन अभी जब एग्जांपल देखोगे तो मज़ा आएगा। और मैं कह रहा हूँ कि ये मतलब क्या है कि जो ये मतलब कर्ता ही है, कर्ता के अंतर्गत मतलब क्या होता है, उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता तथा क्या कहते हैं कि मतलब कर्ता और कर्ता का विस्तारक भी शामिल है। मतलब नहीं समझ पाए? ठीक है, मैं बता देता हूँ, उसको लिखूँगा पहले। उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता व कर्ता का विस्तारक शामिल है, ठीक बात? मतलब मैं अभी लिख देता हूँ फिर इसके बारे में बात। उद्देश्य, है ना, उद्देश्य मतलब जिसको कर्ता बोलते हो, ब्रैकेट में के साथ, है ना, के संबंध में कहा गया वो कथन जिसे विधेय कहलाता है। मतलब समझ में नहीं आया, मैं बाद में बता रहा हूँ। के संबंध में कहा गया कथन जो है, कहा गया कथन विधेय कहलाता है ना, विधेय, विधेय कहलाता है। हमको तनिक भी बात पल्ले नहीं पड़ी अभी, परेशान ना हो, मैं बताऊंगा बताऊंगा। मैं इसको एक बार और लिख देता हूँ, है ना। इससे मतलब क्या होता है, इसमें जो है, इसमें क्रिया, है ना, क्रिया के साथ साथ क्रिया प्लस क्रिया का विस्तारक, है ना, क्रिया का विस्तारक, एक बात, क्रिया और क्रिया का विस्तारक, है ना, तथा कर्म, है ना, कर्म का विस्तारक भी शामिल होता है ना। इसको मैं पहले देखो, मैं समझाता हूँ। देखो इसको मैं ले लेता हूँ अच्छे से, चलो कि ये वाला लेता हूँ। देखो मुझे कलर ले लूंगा, मुझे लगता है कि यही सही रहेगा। देखो कह रहा है कि वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, है ना, वाक्य में प्रयुक्त कर्ता, उसके बाद में फिर क्या कह रहा है, कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है, ठीक है, कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है। और उस कर्ता के अंतर्गत कर्ता, ये कर्ता लिखा है, कर्ता ही लिखा है, ठीक है, कर्ता का विस्तारक भी शामिल रहता है। मतलब जो कर्ता होगा, कर्ता और क्रम के बारे में डिस्कस किया हूँ, अगर आपने पढ़ा होगा तो पढ़ा ही होगा, प्लेलिस्ट में है, देख लेना अच्छे से, है ना। तो उसी मतलब विस्तारक शामिल होता है, एग्जाम्पल में भी समझ आओगे। फिर कह रहा है उद्देश्य, जिसे कर्ता कहते हो, कर्ता के संबंध में कहा गया है, क्या कहा गया है कि क्या है कि उद्देश्य, देखो मैं बता, उद्देश्य के संबंध में कहा गया कथन विधेय कहलाता है। जैसे मैं कहूँ कि मतलब कर्ता के संबंध में कोई भी कथन कहोगे तो उसी को विधेय कहलाएगा, है ना। और फिर कहता हूँ कि बात को समझो, क्रिया और क्रिया के साथ में क्रिया का विस्तारक तथा कर्म का विस्तारक भी शामिल होता है इसमें, तो उसको विधेय कहते हैं। अभी बात हमको पल्ले तनिक नहीं पड़ी, अच्छा कोई बात नहीं।
मैं कह रहा हूँ रजनी ने पुस्तक पढ़ी और किसी का नाम ले लूँ, मान लिया स्वाति, है ना? रजनी ने पुस्तक पढ़ी और स्वाति, मतलब स्वाति नाम है इसका, तो दीर्घ ई कर सकते हो, लेकिन मैं कर ही देता हूँ, नहीं तो तुम तो कहोगे कि हिंदी भी गलत पढ़ाते हैं। ये सही है, ठीक है? ठीक बात। मैंने कहा कि क्या कहते हैं कि देखो, मैंने कहा रजनी ने पुस्तक पढ़ी और स्वाति कहाँ गई? कहीं गई, मान लिया बाग में गई या घर गई, चलो घर ही गई, ठीक है? ये मैंने बात बताया, ठीक है? अब इसको मैं अच्छे से बता दूँ। देखो, मैं कह रहा हूँ कि कर्ता जहाँ पे नई विभक्ति लगी होगी तो वो कर्ता होगा, है ना? ये कर्ता हो गया, ठीक बात? मैंने कर्ता कर्म पूरा डिटेल में पढ़ा है, उसके बाद समझाओ, ठीक है? अब देखो, ये पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? भाई पुस्तक पढ़ने का काम कौन कर रहा है? रजनी कर रहा है। तो रजनी पुस्तक पढ़ने का काम जो कर रही है, तो ये मतलब काम, या यहाँ पे जैसे को विभक्ति इस लेने लगी है क्योंकि जैसे ये क्या है, ये आपका क्रिया है, ठीक है? मैं क्रिया बताता हूँ। यहाँ पे को विभक्ति क्यों नहीं लगी है? क्योंकि पुस्तक को पढ़ना, मैंने मतलब उसमें पूरे डिटेल में व्याख्या की है कि जहाँ पे निर्जीव वस्तु होगी या निर्जीव होगा, तो जहाँ निर्जीव कर्म होगा वहाँ पे को विभक्ति नहीं लगती है, लेकिन भाव वही रहता है। तो यहाँ पुस्तक को पढ़ी नहीं, पुस्तक पढ़ी, तो ये तो खैर मैं उसकी बात हो गई, उसका मैं चर्चा ही नहीं कर रहा हूँ, ठीक बात? तो यहाँ तो को लगेगा नहीं, ठीक है, मैं उसकी बात कर। तो ये क्या हो गया? ये कुल मिला के जैसे ये हो गया कर्म, मैंने कहा कर्म हो गया, ठीक बात? ये भी ये कर्म हो गया, ठीक है? इसी को तो कर्म हो गया ना पुस्तक, और ये क्रिया हो गई। लेकिन इस वाक्य में कह रहा है कि कर्ता को उद्देश्य कहा जाता है, उद्देश्य के अंतर्गत कर्ता भी मतलब कर्ता का विस्तारक शामिल हो, तो ये यहाँ पे ये इसका विस्तारक के रूप में काम कर रहा है, तो ये पूरा मिला करके यही तो विधेय हो जाएगा। ये यहाँ पे मतलब ये विधेय हो जाएगा। मैं कह रहा हूँ कि तो कह रहा है कि यहाँ पे समझो बात को, कहा है कि उद्देश्यकर्ता के संबंध में कहा गया है, कथन विधेय कहलाता है। तो कर्ता कौन है? कर्ता रजनी है। रजनी ने ही तो पुस्तक पढ़ा है, तो इसीलिए इसको विधेय कहा जाएगा, है ना? विधेय जिसको कहते हैं, विधेय, विधेय, ठीक है? विधेय, ठीक है? और ये और चिन्ह क्या है? और तो योजक चिन्ह है, उसके बारे में भी डिस्कस कर दिया हूँ, उसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ठीक है? ये हो गया, ठीक बात? अब ये कुल मिला के हो गया और योजक, इससे हमसे कोई मतलब नहीं। अब देखो यहाँ पे ये क्या है? ये है स्वाति, ठीक बात? तो स्वाति क्या कर रही है बताओ? यहाँ पे स्वाति जो है, यहाँ इस हिसाब से ये भी तो करता है, क्योंकि स्वाति ये क्रिया है, मैंने कहा ये क्रिया है, ठीक है? ये क्रिया है, तो ये क्रिया क्या कर स्वाति ने घर गई ना, तो ने विभक्ति यहाँ लगेगी नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या है? क्योंकि यहाँ पे घर एक वो है, क्या कहते हैं, सजीव कर्म है, ठीक बात? तो देखो पहली बात समझो, तो स्वाति मतलब मैं कह रहा हूँ कि स्वाति करने का कर्म कर रही है ना, जाने का कर्म कर रही है। कहाँ जाने का कर्म कर रही है? घर जाने का कर्म कर रही है। तो ये भी एक, ये मतलब स्वाति घर जाने का कार्य कर रही है, तो कार्य करना ही कर्ता हो गया, मतलब इसका पूरा प्रभाव मतलब इस स्वाति के ऊपर पड़ा है, ठीक है? तो ये यहाँ पे कर्ता हो गया। और क्या कहते हैं, मैं कह रहा हूँ कि जैसे मेरी बात को समझो, मैं क्या ही बताऊँ, ये यहाँ पर क्या कहते हैं, घर जो है अधिकरण कारक हो गया, क्योंकि घर पर जाना, मैं वहाँ मतलब मैं पूरे डिटेल में बात बता रहा हूँ, क्योंकि मैंने कुल मिलाकर के पूरा क्या कहते हैं कारक पढ़ा दिया है, तो कारक अगर आप देखोगे नहीं तो यहाँ थोड़ा दिक्कत पड़ जाएगी, इसलिए तो मैं कह रहा हूँ। तो मैं कह रहा हूँ, तो यहाँ तक तो ये अभी मैं पूरा संयुक्त वाक्य लिखा हूँ, लेकिन अभी मैं पूरा यहाँ से भी पढ़ा देता हूँ। तो ये जो है इसको जैसे घर पर गई या घर में गई, घर पर गई, तो घर पर या घर में मतलब हम कहेंगे अधिकरण कारक का, अधिकरण कारक मैं यहाँ पढ़ा ही नहीं रहा हूँ कारक, क्योंकि मैं उसकी व्याख्या पहले ही कर चुका हूँ ना, तो अधिकरण कारक मुझे पढ़ाना ही नहीं है। लेकिन मैं यहाँ ये मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ऐसे लिखूंगा तब समझ पाओगे। देखो मैं यहाँ पे एक तो एक क्या करूँ मान लिया, मैं कैसे समझाऊँ आपको, ठीक है? ये देखो, इस सेंटेंस को मैंने आधा कर लिया, ठीक बात? आधा इसलिए किया, इसका कारण क्या है? देखो, अब ये आपका ये जैसे ये मैंने करता, ये कौन, ये स्वाति करता है, ठीक है? स्वाति जो है करता है, इसको मैं थोड़ा-सा अच्छे से, ये जो स्वाति है ये करता है, ठीक है? बात समझो। और इधर का जो ये है, ये क्रिया है, तो इसका प्रभाव जो है मतलब ये क्या कहते हैं, क्रिया पर पड़ रहा है, ठीक है? तो ये जैसे इसको हम उद्देश्य बोलेंगे, इसको हम उद्देश्य बोलेंगे, है ना? उद्देश्य, ठीक बात? इसको उद्देश्य बोलेंगे, ठीक बात? और ये जो मतलब ये क्या कहते हैं कि ये आपका हो गया, मतलब ये यहाँ पे ये हो गया विधेय, है ना? ये हो गया विधेय, ठीक है? तो आपने समझा, ठीक बात? अब देखो, मैं यहाँ तक तो ये मतलब मैं ऐसे बात बता रहा हूँ, जैसे यहाँ से यहाँ तक तो ये सरल वाक्य है, ठीक है? और यहाँ से यहाँ तक की जो संयुक्त वाक्य हो जाएगा, ठीक बात? तो आपने मतलब यहाँ पे कुछ समझा? अगर कोई दिक्कत होगी तो बताओ। अब हम बात करेंगे संयुक्त वाक्य की, है ना? इसमें है क्या है, देखिए, जब वाक्य में एक से अधिक साधारण व स्वतंत्र, जब वाक्य में एक
या एक से, जब वाक्य में एक या एक से अधिक साधारण जो है स्वतंत्र, साधारण व स्वतंत्र उपवाक्य है ना, देखिए यहाँ तक मैंने बताया था, ठीक है, तो ये वाली चीजें जो है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, तो यहाँ से यहाँ तक तो ये मतलब इसी को हम सरल वाक्य बोलेंगे। और जैसे जो और मतलब अगर योजक चिन्ह लग करके और सेंटेंस जुड़ जाएगा तो उसी को हम संयुक्त वाक्य बोल देंगे, लेकिन हमको सरल वाक्य की मैंने बता दिया था, ठीक है। तो अब हम संयुक्त वाक्य की बात करेंगे, तो संयुक्त वाक्य में जैसे मैंने लिख दिया, ठीक है, तो इसको मैं अच्छे से समझा ही देता हूँ। देखो बात को समझो, इसमें कह रहा है कि जब वाक्य में एक या एक से अधिक, ठीक है, साधारण व स्वतंत्र उपवाक्य हों, है ना, तथा वे किसी योजक से जुड़े हों। योजक में कौन कौन, पहले मैं सेंटेंस लिखूंगा फिर योजक के बारे में ही बता देता हूँ, कि पहले मैं योजक के ही बता दूं, योजक 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 को ही बता देता हूँ, ये योजक है क्या है। ये योजक भी नहीं जानते हो आप लोग, बताओगे तब ना जान गए। देखो योजक मतलब जोड़ने वाला, कंजक्शन जिसे कहते हो, तो जैसे यहाँ पे योजक में आएगा और, है ना, और आ जाता है, तथा आ जाता है ना, तथा मतलब सेंटेंस को जोड़ने हेतु बनाया जाता है, वा अथवा, है ना, ये सब चीजें आपने शब्दावलियां पढ़ी होंगी कहीं ना कहीं, है ना, लेकिन आप लोग कैसे क्या करोगे, एवं इत्यादि शब्द जो आते हैं तो कुल मिला के यही होते हैं, ठीक बात, इतना जानो। अब कुल मिला के योजक का मतलब ही होता, मैंने अव्यय पढ़ाया, समुच्चय बोधक अव्यय में कुल टोटल योजक ही है भाई, इससे ज्यादा क्या ही बताऊं, पढ़ लेना अच्छे से, ठीक है, वहां पे तो आपको बहुत समझ में आया। मैंने बता दिया समुच्चय बोधक अव्यय जितने हैं सब योजक ही होते हैं, ठीक है। मैं एक वाक्य लूंगा तो वाक्य में ही समझ में पाओगे। मैंने कहा करण ने खाना खाया, ठीक है, करण ने खाना खाया, ठीक बात, तो ये साधारण वाक्य हो गया, ठीक बात। अब इसमें मैं एक योजक लगा दिया और, ठीक है, क्योंकि यहाँ और योजक चिन्ह ही है, और मान लिया रमन या कोई व्यक्ति हो सकता है बाजार गया, ठीक बात, कन्फर्म बात। अब समझो बात को, अब मैं यहाँ ये देखो, ये अब मैं कैसे इनको समझाऊं कि देखो बात को समझो, यहाँ ने विभक्ति लगी है, यहाँ पे मैं नहीं लगा दे रहा हूँ ताकि समझो बात को, समझ के लिए। यहाँ पर करण ने खाना खाया, तो खाना यहाँ पे क्या है, खाना है एक प्रकार का, देखो ये जो ने विभक्ति लगी, ने विभक्ति करण की वजह से लगी, तो यहाँ नहीं लगेगी, ठीक बात। तो मैं कह रहा हूँ करण ने खाना खाया, खाना निर्जीव है, ठीक है, तो इसीलिए यहाँ को विभक्ति लगे नहीं, तो कर्म कारक हो जाएगा, ये कर्म हो जाएगा, ठीक है, कर्म। मैंने कहा करण, करण ने खाना खाया ना, खाया, खाया की ये हो गया क्रिया, है ना, खाना खाया और ये हो गया योजक, है ना। तो ये क्यों बता रहे हो, ये इसलिए बता रहा हूँ, देखो अब बात को समझो, मैंने कहा करण ने खाना खाया और ये योजक हो गया, फिर रमन, रमन ने क्या किया, रमन रमन क्योंकि रमन बाजार जाता है, तो रमन जा कहाँ गया, ये गया क्रिया है, मतलब गया या जाना क्रिया, क्रिया के बारे में मैंने पढ़ाया है, देख लेना अच्छे से, ठीक बात। तो अब ये दरअसल बाजार को जाता है तो को विभक्ति लगेगी नहीं, क्योंकि बाजार भी निर्जीव है, तो ये हो जाएगा, ये हो जाएगा कर्म, है ना, कर्म। और ये क्या है, रमन क्या है, रमन है कर्ता, भाई रमन तो करता है क्योंकि जाने का कार्य कर रहा है, ठीक बात, समझो। लेकिन अब ये हमको क्या ही बता दिया, हमको कुछ नहीं समझ में आया। अच्छा कुछ नहीं समझ में आया, मैं बताता हूँ, देखो ये करता है क्या, करता है उद्देश्य, भाई करता तो है उद्देश्य, मैंने बताया भी था उसमें, अभी डेफिनेशन दिया था उद्देश्य के बारे में, ठीक है, करता ही तो उद्देश्य। अब ये पूछ भी कह रहा है कि एक लिखा है जब वाक्य में एक से अधिक साधारण व स्वतंत्र उपवाक्य हो, तो देखो ये एक वाक्य यहाँ तक हो गया, ठीक बात, और एक वाक्य यहाँ तक हो गया, तो दोनों मिला के दो उपवाक्य बन गए, मैं कह रहा हूँ दो उपवाक्य बन गए, ये लिख दो नहीं तो बात को समझो, ये हो गया उपवाक्य, है ना, वाक्य, है ना, ये उपवाक्य एक हो गया और ये उपवाक्य दो हो गया, मतलब इधर से कहोगे तो अगर मान लिया इतना ही पढ़ोगे और तक पढ़ोगे, ठीक है, मैं यहाँ पे लिखता हूँ, अगर और तक पढ़ोगे तो ये वाक्य हो जाएगा, मतलब यहाँ तक पढ़ोगे तो वाक्य हो जाएगा, अगर पूरा जोड़ दोगे तो उपवाक्य हो जाएगा, अगर यहाँ से पढ़ोगे तो ये वाक्य हो जाएगा, ये मतलब ये उपवाक्य हो जाएगा, तो मैं यहाँ पे उपवाक्य लिखा हूँ, ठीक बात, तो ये समझ में आया बात, अभी बात समझो। तो मैं कह रहा हूँ उसने मतलब एक उद्देश्य हो गया, ठीक बात। अब ये कुल मिला के कर्म और क्रिया मिलकर के, मतलब कर्म और क्रिया क्या हो जाते हैं, विधेय, है ना, विधेय हो जाते हैं, ठीक है, तो आपने समझा बात को। अब यहाँ योजक चिन्ह से कोई मतलब नहीं, ये भी उद्देश्य हो गया, है ना, ये भी उद्देश्य हो गया, और ये कर्म और क्रिया ये विधेय हो गए, है ना, विधेय, ठीक बात। तो मैं कह रहा हूँ, उसे कहा भी है साफ साफ कि जब वाक्य में एक या एक से अधिक साधारण वाक्य व स्वतंत्र उपवाक्य होता है, किसी योजक चिन्ह जुड़े हों, वहाँ संयुक्त वाक्य होता है। तो कुल मिला के ये एक संयुक्त वाक्य है, इसमें जो योजक चिन्ह जुड़े हुए हैं। अब चाहे जो भी वाक्य ले लो, एक सेंटेंस बनाओ, उसमें और योजक चिन्ह जोड़ दो, और किंतु परंतु या इस तरीके से, तो वो मतलब कुल मिला के संयुक्त वाक्य में ही आएंगे, ठीक बात, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं होगी मेरे ख्याल पूर्वक। अब हम बात करेंगे मिश्र वाक्य।
तीसरा है मिश्र वाक्य। देखो इसकी परिभाषा लिखूंगा, फिर मैं एक बार एक भी बता देता हूँ। चलो अच्छा लिख देता हूँ। जब वाक्य में जैसे उसमें क्या था, चलो अच्छा इसको लिखा देता हूँ। एक प्रधान, जब वाक्य में एक प्रधान उपवाक्य हो और क्या हो, शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य हो, है ना, और शेष मैं कह रहा हूँ शेष अन्य सभी आश्रित उपवाक्य, है ना, हाँ, तो वहीं पे मिश्र वाक्य हो गया, है ना। इतना बात को समझो। लेकिन आपने हमको बड़ा ज्ञान दे दिया, लेकिन हमें समझ में तनिक भी नहीं आया। अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो बड़ी बात है। ये क्या है, ये तो लाइन है, नहीं लाइन तो है, लेकिन ये है मतलब ये है, ये कुल के मेन वाक्य, जैसे कोई प्रधान वाक्य है ना। ठीक है, आगे बढ़ो। ये इससे आश्रित है, ठीक है, और ये इससे आश्रित है, ठीक है। तो कुल मिला के ये इस मतलब ये वाक्य इस पर आश्रित है, ये वाक्य इस पर आश्रित है, ये वाक्य इस पर आश्रित है, ठीक है। माने कि समझ में नहीं आया। अच्छा, समझ में नहीं आया तो समझ में आएगा कैसे, जब तक एग्जाम्पल नहीं लोगे तब तक समझ में कैसे आएगा। अच्छा, ये भी बात तो सही है। समझ में कैसे आएगा मैं बताता हूँ। अरे यार छोड़ो, मैं सोच रहा था इसी पेज, चलो इसी पेज पर लिखो तुम। मान लिया मैं कुछ भी नाम लिख दूं, मान लिया कहूं कि सचिन, है ना, सचिन ने कहा। अब ये मेन प्रधान वाक्य हो गया, ठीक बात। कहा क्या कहा, कहा कि क्या कहा कि क्या करो। सचिन ने कहा कि सदा, सदा मतलब हमेशा, है ना, परिश्रम करो, ठीक है, परिश्रम करो, ठीक है बात। अरे करो सही से लिखो, परिश्रम करो, ठीक है। फिर मैंने काम लगाया, और क्या कह रहा है, सचिन सचिन ने कहा कि सदा परिश्रम करो। फिर आगे क्या बोला, आगे बोला कि भाग्य पर विश्वास मत करो, ठीक है, भाग्य पर विश्वास, है ना, विश्वास मत करो, है ना। मतलब उन्होंने कहा कि मतलब सही सही बोलो, और कुल मिलाकर के भाग्य पर, अपने कर्मों पर विश्वास ना करो, जैसे मान लिया काम करो, ठीक बात। तो ये क्या, ये तो सभी लोग जानते हैं, इसमें कौन सी बड़ी बात है, बात तो है ही है। कैसे बात है, देखो मैं कह रहा हूं यहां से यहां तक क्या है, ये है प्रधान वाक्य, और ये वाक्य इस पर आश्रित है। ये बात सदा सत्य मतलब सदा परिश्रम करो यानी हमेशा मेहनत करो, ये सचिन ने कहा है, और उन्हीं ने ही एक वाक्य और जोड़ा है कि भाग्य पर विश्वास मत करो, ठीक है। तो कुल मिला के यहाँ एक आश्रित वाक्य हो गया, है ना, ठीक बात, ये आश्रित मैंने लिखा है, और यहाँ एक आश्रित वाक्य हो गया, ठीक बात, और ये हो गया प्रधान वाक्य, है ना। लेकिन अभी हमको कुछ नहीं समझ में आया। अरे यार सिंपल सी बात है, उसने साफ साफ बोला है कि एक मतलब दोनों में मतलब मिला के एक इधर आश्रित, एक प्रधान वाक्य हो, उस पर आश्रित वाक्य जोड़ते चले जाओ तो वो मिश्र हो जाएगा, मिश्रण हो जाएगा, सबका वही होगा। लेकिन यहाँ पे मैं कुछ शब्द बता देना चाहता हूँ, जैसे यहाँ पे जो की लिखा है, अच्छा की और की में क्या अंतर होता है, एक बड़ी मतलब एक दीर्घ की होती है, एक लघु की होती है, बात को समझो, ठीक बात। तो इन सब चीजों का, क्योंकि भाई मतलब मैं तो हिंदी पढ़ा रहा हूँ तो हिंदी तो पूछी ही जाएगी, तो मैं इसकी चर्चा कर दे रहा हूँ। हालांकि आपने मिश्र वाक्य को मतलब विधिवत जान लिया होगा, उसमें कोई बहुत बड़ा बात नहीं होना चाहिए, ठीक बात। तो यहाँ पे मैं की मतलब की है क्या, ये की ये वाला मतलब इसको लघु की बोलेंगे और इसको दीर्घ की बोलेंगे, ठीक है। इस की का मतलब जानते क्या होता है, इसकी का मतलब होता है योजक, है ना, योजक, ठीक है, योजक। योजक का मतलब क्या होता है, योजक का मतलब होता है किसी को जोड़ने वाला। जैसे अभी मैंने योजक बताया था कि, क्योंकि, है ना, इसका मतलब जिसे या जिन्हें या जो या जिसको आदि, ये सब आश्रित में की में जाएंगे, मतलब की। और ये जो बड़ा वाला की होता है, इसका मतलब तो की होता है, की का मतलब की या का की के संबंध वाले होते हैं, ठीक है। तो ये मतलब योजक होता है और ये संबंध होता है। इतना तो बात आप जानते हो, उसमें कोई बहुत बड़ी बात वाली बात नहीं, ठीक बात। अभी मैं मतलब मैंने बताया था इस, अभी चलो ये तो हमारा पूरा नहीं हुआ था, ठीक बात। तो इसमें मैंने बता दिया, ठीक है, इस पेज में नहीं आ रहा इसलिए मैं अच्छे से बता नहीं पा रहा हूँ।
देखो ये तो आपका कर्ता है, ठीक है, ये कर्ता है, आपने पढ़ा भी होगा। कर्ता कर्ता मैंने बताया है, ठीक है, यहाँ लिखूंगा नहीं, ठीक है। और ये की का मतलब आपने योजक जान लिया, ठीक है, योजक होता ही होता है, अगर बड़ा होता तो संबंध हो जाता, ठीक है। मैं बात को समझो पहले, मैंने इतना बात बता दिया। अब आगे मतलब क्या कहना चाहता हूँ मैं, यहाँ पे दिक्कत क्या है, ये इसमें पूरा लिखा हुआ, ठीक है। अब जैसे ये कहा क्या है, ये क्रिया है, ठीक है, और इसको आश्रित वाक्य कहोगे, इसको आश्रित वाक्य कहोगे, कुल मिला के ये यहाँ पे मैं ये दर्शाना चाहता हूँ, इसको योजक है, तो योजक सेंटेंस को मतलब कि तोड़ता है या जोड़ता है, मतलब अगर सेंटेंस जोड़ने का काम करता है, अगर की शब्द हटा दोगे तो सेंटेंस वहां से मतलब वो अच्छे से नहीं हो पाएगा, ठीक है। तो कुल मिला के ये प्रधान वाक्य हो गया, ये आश्रित बन करके दोनों में पूरा मिश्रित वाक्य हो गया, ठीक बात। अब तो क्लियर हो गया। लेकिन अब दिक्कत यह है कि आश्रित वाक्य भी दो प्रकार के होते हैं, मतलब उसको वो चलो यहाँ पे मैं कहूंगा कि आश्रित वाक्य क्या है ना, आश्रित वाक्य ये है क्या है, ठीक है। ये मतलब इसके तीन मैं बताते हूँ। एक होता है संज्ञा पर आश्रित, है ना, और दूसरा मैं यहाँ पे लिखा ही दूंगा, मतलब कोई दिक्कत वाली बात है नहीं है। एक होता है विशेषण पर आश्रित, ठीक है, और एक तीसरा मतलब होता है क्रिया विशेषण पर। ये सारी चीजें क्रिया विशेषण संज्ञा खूब डिटेल में मैंने पढ़ाया, इसको देखा ही होगा। क्रिया विशेषण पर आश्रित, है ना, मैंने कहा आश्रित, ये हमेशा इसको उपवाक्य कहोगे, ठीक है, उपवाक्य, ठीक बात। तो यहाँ उपवाक्य रहेगा, ठीक है, ये भी उपवाक्य है, ठीक बात। अब ये दरअसल इसके बारे में आपने जैसे जो मैं इतना ही बता दिया हूँ, अब जैसे मान लिया इसमें दिखाई देता हूँ तो वो झंझट ना रहे। जैसे ये है क्या है, ये मतलब सचिन क्या है, सचिन क्या है, सचिन तो संज्ञा है, तो ये कुल मिला के संज्ञा पर आश्रित है। अब यहाँ सर्वनाम मैंने कहा यहाँ संज्ञा हो सकता है, यहाँ विशेषण हो सकता है, मतलब कुल मिला के जैसे मैं अब कोई वाक्य बोलूं तो यहाँ पर जो ये मेन है प्रधान वाक्य है, या तो संज्ञा होगा या विशेषण होगा या क्रिया विशेषण होगा, भाई वही तो बात होगी, ठीक है। तो कुल मिला के तभी तो वाक्य बनेगा, तो मैंने ये चीज बता दी, यही मैं कहना चाहता था, ठीक है। योजक भी मैंने बता दिया था, अब देखो अब ठीक बात है। आप कुल मिला के मैं अभी तक मैंने बताया था कि मतलब क्या कहते हैं कि क्या बताया था, अरे मैंने अभी आपको बताया था, इधर देखिए, मैंने कहा था ये, है ना, मैंने कहा था रचना या बनावट के आधार पर वाक्य। अब और दूसरा कहा था अर्थ के आधार पर, तो अब अर्थ के आधार पर मैं चल रहा हूँ, ठीक है, अर्थ के आधार पर चलूंगा, तो मैं अर्थ के आधार पर चलता हूँ, ठीक है। मैं यहाँ हेडिंग डालूंगा अर्थ के आधार पर, मतलब पहला स्टेप मैंने कंप्लीट कर लिया। अब दूसरा है अर्थ के आधार, है ना, पर और वाक्य। अच्छा देखो वाक्य के प्रकार में या वाक्य के भेद मान सकते हो, वाक्य के भेद कह दो। देखो मैं एक हमारा एक उद्देश्य होता है, कुल मिला के इसको पहले बना देता हूँ। देखो मेरा मतलब ये होता है, मैं वाक्य की मतलब मैं वाक्य को खूब ढेरों वाक्य नहीं करना चाहता हूँ, मैं एक कॉन्सेप्ट सिखा रहा हूँ, वाक्य तो अपने आप ही बना लोगे। मैं यहाँ पे उदाहरण कराना होता तो कब तक हम करा के चले जाते अब तक, ठीक बात। तो इसके 8 भेद हैं, 8 भेद मैं मतलब पूरा अच्छे से लिखा दूंगा, उसके बाद में आराम से अपना फिर जो है कोई दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। तो 8 भेद को मैं बहुत सिंक्रोनाइज करके आराम से एक ही पेज पे लिखाऊंगा, आपको कोई दिक्कत ना हो इसलिए मैं ऐसा कह रहा हूँ, ठीक है। दिख रहा होगा मोबाइल में, स्क्रीन में तो दिख ही रहा होगा, अब तो दिख रहा होगा, मैं हाईलाइट ही कर दे रहा हूँ। काले में दिख रहा, इसका भी कलर चेंज होता होगा क्या, शायद चेंज तो होगा, हाँ हाँ उतना तो है ही। ठीक है, बना दिया। अब मैं लिखता हूँ, एक एक करके लिखूंगा आराम से, देखो एक होता है विधानार्थक, है ना, ये मैंने लिखा है विधानार्थक, है ना, मैं पढ़ दे रहा हूँ, अगर मान लिया मेरी राइटिंग ना समझ में आए तो मैं बोल भी दे रहा हूँ, विधानार्थक वाक्य, है ना, ठीक बात, ठीक है। अब इसका मैं चलो लिखता हूँ विधान, है ना, ये विधान लिखा है, इसके बारे में मैं चर्चा करूंगा, अभी करूंगा, पहले इसको पूरा लिखा दूं कुल मिला के 8 प्रकार, तब फिर बात करूंगा।
फिर एक है आज्ञार्थक वाक्य, आज्ञार्थक है ना वाक्य। थोड़ा राइटिंग नहीं बनती क्या? राइटिंग जब बनेगी, इसको पतला करो पेन को, अच्छे से लिखो तो बनेगी राइटिंग, काहे नहीं। ठीक है, इसका मतलब ही होता है आज्ञा देना। ठीक है, तीसरा क्या होता है? तीसरा मान लिया इच्छार्थक है ना, इच्छार्थक। ठीक है, इच्छार्थक वाक्य, ठीक बात, कोई दिक्कत तो है नहीं। इसका मतलब क्या है? इच्छा व्यक्त करना है ना। अरे यार, मैं इसको अच्छे से लिखूंगा। ठीक है, तीसरा के बाद में चौथा प्रश्नार्थक है ना, यहाँ प्रश्न हो जाएगा। ठीक है, पांचवा निषेधार्थक, निषेधार्थक वाक्य, निषेध या मना करना है ना, निषेध। ठीक बात। छठवां क्या हो जाएगा? निषेध के बाद में संदेहार्थक है ना, ये थक लिखा है, का लिखा है, संदेहार्थक वाक्य है ना, इसमें संदेह है। ठीक है, संदेह का भाव। और सातवां संदेह के बाद में क्या आता है? संकेतार्थक है ना, संकेतार्थक वाक्य, इसमें क्या हो जाएगा? संकेत है ना। आठवां में क्या हो जाएगा? विस्मयार्थक है ना, विस्मयार्थक है ना वाक्य, इसमें क्या हो जाएगा? विस्मय का मतलब ही होता है आश्चर्य है ना। आप देखो बात को, इसके बारे में इसको थोड़ा छोटा करूंगा, मैंने लिखा तो अच्छे से है लेकिन फिर भी छोटा करना पड़ेगा, क्योंकि कारण क्या है, इसके बारे में मैं डिटेलिंग पॉइंट लिखने वाला हूँ। में तो लिख ही जाएगा। ठीक है, अब मैं कोशिश तो करूंगा बहुत अच्छे से लिखूं, लेकिन फिर भी दिक्कत हो जाएगी तो संभाल लेना। ठीक है, देखो इसमें जिसमें बात बता रहा हूँ जो अच्छा ये कोई ना, देखो अब जैसे विधानार्थक वाक्य क्या होता है? जिसमें किसी कार्य का होना पाया जाए। विधान का मतलब क्या होता है? कार्य होता है ना। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा किसी कार्य का होना पाया जाए है ना। तो ये कुल मिला के किसमें क्या हो जाएगा? ये इसमें चला जाएगा, किसमें? विधानार्थक वाले में। ठीक है, अब आज्ञा, जिसमें आदेश या आज्ञा का भाव हो ना, आदेश या आज्ञा का भाव, भाई आदेश या भाव, आदेश के भाव का बोध होता हो ना, आदेश के भाव का बोध हो है ना, तो वहां पर वही वाक्य होगा। ठीक है, अब इसमें इच्छा व्यक्त की जाए है ना, इच्छा वाले में इच्छा दुआ या इस तरीके से है ना, श्राप गाली सब इच्छा के ऊपर होता है। कुल मिला के बहुत सारी चीजें होती है ना। इच्छा मतलब किसी को गाली देना, इच्छा तो गाली देने वाली बात हो जाएगी ना। इच्छा किसी को दुआ यानी कि आशीर्वाद देना हो ना, दुआ या मतलब कुछ भी हो सकता है, आप जो भी मन करे। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ श्राप है ना, लिखूंगा श्राप गाली है ना, आदि का भाव हो तो, आदि के भाव है ना, भाव वाले वाक्य इसी में होंगे। प्रश्न पूछने वाले वाक्य है ना, प्रश्नवाचक वाक्य लिख देता हूँ तो समझ जाओगे। ठीक है, वाक्य लिखा। ठीक है, अपना अपना जोड़ लेना कुल मिला के। मैं अभी निषेध लिखा, निषेध का मतलब मना करने वाले है ना, निषेध का मतलब ही होता है मना करने वाले वाक्य है ना, मना करने वाले वाक्य। वाक्य नहीं होता, वाक्य होता है। ठीक है, मैं वाक्य लिख देता हूँ, नहीं तो ये बात हो गई। अब ये संदेह का मतलब क्या होता है? संदेह मतलब जिसमें क्या दिक्कत हो, जिसमें शंका हो है ना, शंका के बाद में जैसे संदेह है ना, डाउट जिसे कहते हो, आदि के भाव है ना, के भाव वाले वाक्य है ना, ये वाले वाक्य। अब संदेह के बाद में संकेत है ना, तो संकेत का मतलब होता है, संकेत बोला जाता है, संकेत का मतलब होता है इशारा है ना, इशारा होता है। ठीक है, गलत लिखोगे तो गलत ही पढ़ोगे। संकेत, इशारा इत्यादि के भाव है ना, इत्यादि के भाव वाले वाक्य। ठीक बात। अब विस्मय का मतलब होता है आश्चर्य है ना, आश्चर्य नहीं होता, आश्चर्य होता है, आश्चर्य के भाव वाले है ना, वाले वाक्य। ठीक है, वाक्य जोड़ लेना। ठीक है, तो इतना होता है ये, इसमें बस इतना ही होता है। ठीक है,
ठीक है। लेकिन आप ऐसे बता दिए तो ऐसे हम कैसे मान लेंगे? मुझे तो पता नहीं होता है, आपने बता दिया बड़ी कहानी करके अब इसको एक-एक वाक्य पूरा 8 अंक को लिखाओ। अरे यार नहीं कर पाओगे, हम नहीं कर पाएँगे, बिल्कुल नहीं कर पाओगे, हाँ, नहीं कर पाएँगे, लिखाना पड़ेगा। चलो भाई लिखा ही रहा हूँ, ठीक है। ल्यो, ल्यो क्या मतलब मैं पहला वाक्य लिखाऊँगा जो ऑर्डर इसको क्रमवार तरीके से लिखाऊँगा। पहले विधिनार्थक वाले लिखा देंगे तो जैसे मैं लिख दूँगा, है ना? श्याम कुछ भी कर रहा है मान लिया, श्याम क्या करता है? चलता है, ठीक है, चलने दो, है ना? और क्या कहते हैं? सीता क्या करती है? पुस्तक पढ़ती है या काम करती है, जो भी कुछ करती है मान लिया, पुस्तक पढ़ती है ना? तो इसमें काम हो रहा है, कार्य कर रहा है, दोनों लोग तो उस विधानार्थक में चला जाएगा, ठीक है। अब दूसरे में क्या हो जाएगा? दूसरा में सिंपल सी बात है, दरवाजा बंद मत कीजिए, मतलब वो क्या कर रहा है? आदेश दे रहा है, ठीक है ना? आज्ञा जिसे कहते हैं, आज्ञार्थक वाले में हो जाएगा। मान लिया मैंने कहा दरवाजा दरवाजा बंद मत कीजिए, है ना? बंद मत कीजिए, ठीक है, ये अलग चीजें हो गई। और उसके बाद में मैंने कहा खुश रहो, खुश, ये खुश रहो, ठीक है। मैंने आशीर्वाद दिया, ठीक है, दुआ आशीर्वाद आदि का भाव उसमें होता है, ठीक है। अब फिर इसमें क्या कहा? इसमें फिर मैंने कहा कि आपका नाम क्या है ना? नाम क्या है, ठीक है। आप कैसे हो, है ना? आप कैसे हो, तो ये प्रश्न पूछ रहा है ना? प्रश्न पूछ रहा है तो प्रश्नार्थक हो जाएगा। फिर मैंने क्या कहा? मैंने कहा शनि, है ना? मैंने कहा शनि घर पर नहीं है, ठीक है, घर पर नहीं है, ठीक है। तुम मत जाना, है ना? तुम मत आना या जाना, है ना? तो ये निषेध कर रहा है, ठीक है, मत आना रोक रहा है, रोकना ही। छठा क्या हो जाएगा? छठा हो जाएगा शायद कोई आ रहा है, शंका समाधान, है ना? शायद कोई आ रहा है, ठीक है, रहा है, ठीक है, ये हो जाएगा। और सातवां क्या हो जाएगा? सातवां है यदि तुम मुझे क्या होगा? पैसे दोगे? पैसे दो तो मैं चलूं, है ना? तो मैं चलूं, ठीक है, उसने बात बताई, ठीक है। आठवें में क्या हो जाएगा? वाह, विस्मय वाला हो जाएगा। वाह कितना सही समझा दिया तुमने, वाह तुम बड़े अच्छे निकले, है ना? तुम बड़े बहादुर निकले, है ना? बहादुर हो, ठीक है, या कुछ भी आगे सेंटेंस जोड़ सकते हो, ठीक है। तो ये वाला किस में चला जाएगा? विधिनार्थक वाले में। और ये दरवाजा बंद आज्ञा दे रहा है ना? मतलब कह रहा, रोक रहा है कि दरवाजा मत बंद कीजिए, मतलब आज्ञा दे रहा है, मत खुश रहो, ये इच्छा अपनी व्यक्त करा तो इच्छार्थक में हो जाएगा। आपका नाम क्या है? प्रश्नार्थक में हो जाएगा। शनि आज घर पर नहीं, निषेध रोक रहा है। शायद शंका समाधान वाले में आ जाएगा तो संकेतात्मक मतलब क्या कहते हैं कि संदेहार्थक वाक्य में आ जाएगा। और ये संकेत दे रहा है, ये यदि तुम होते तो मैं वैसा करता या ऐसे चलता हूँ, संकेत हो गया। विस्मय वाले में वाह वाह हो गया, ये सब चीजें हो गई, ठीक है। तो ये चीजें हो गई, कोई दिक्कत वाली बात तो है नहीं है, पक्का 100%? हाँ पक्का, ठीक है। अब देखो ये बात मैं बता देता हूँ, जैसे क्रिया मतलब क्या कहते हैं कि, अच्छा सुनो, मैंने पहले क्या बताया? पहले शुरू में मैंने बताया कि शब्द या अरे क्या बोलते हैं उसको, सॉरी, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए चीजें समझो। मैंने शुरू में बताया था कि वाक्य के प्रकार, तो वाक्य मैंने बनाया रचना या बनावट के आधार पर वाक्य के 3 भेद पढ़ाए थे, मतलब 3 भेद होते हैं, सरल, संयुक्त और मिश्र, उसको मैंने बता दिया। उसके बाद में मैंने दूसरा बताया था अर्थ के आधार पर वाक्य के प्रकार आठों बता दिया। उसके बाद में तीसरा जो आता है, मतलब तीसरा होता है, जैसे क्या होता है कि क्रिया के आधार पर वाक्य, मैंने कहा क्रिया के आधार पर वाक्य, मतलब 3 स्टेप होते हैं। तो जो क्रिया के आधार पर वाक्य होते हैं, मैं यहाँ लिखा हूँ तो बढ़िया था, करूँ, है ना? तो ये क्रिया के आधार पर वाक्य, है ना? दरअसल यही तो, ये जो क्रिया के आधार पर वाक्य है, यही मतलब वाच्य कहलाता है ना? आप समझ में आया कुछ? यही वाच्य कहलाता है। तो हम वाच्य को अलग टॉपिक लेकर के पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे ही नहीं, ठीक है। तो अगर अगला हेडिंग डालना चाहते हो तो अगले पे मतलब उस पे क्या कहते हैं कि उस पे अगले अपने नोट्स में वाच्य हेडिंग डाल दीजिए, है ना? तो